नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप सभी? देर किए बिना शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है? इसका पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, तीसरा सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है अशोक। इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। तो आइए थोड़ा इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह उपाधि उसे इतिहासकार ए.वी. स्मिथ द्वारा दी गई है क्योंकि वह एक वीर योद्धा और साहसी पराक्रमी तथा निर्भीक शासक थे। समुद्रगुप्त वंश के दूसरे शासक थे जिनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम थे। समुद्रगुप्त एक ऐसे योद्धा थे जो आज तक अपने जीवन काल में कभी भी कोई से ऐसा युद्ध वो नहीं हारे थे। यहाँ तक कि वाटरलू जैसे भीषण युद्ध में वो उसे हार का सामना नहीं करना पड़ा था और ना ही किसी प्रकार का कैदी का जीवन जीना पड़ा था। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर दूसरा रहा, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? इसका ऑप्शन है ए वी.आर. अम्बेडकर, बी दादा भाई नौरोजी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी राजा राम मोहन राय। तो इसका सही जवाब होगा बी दादा भाई नौरोजी। बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। पूर्ण स्वराज की मांग तिलक ने सर्वप्रथम उठाई थी। इन्होंने मराठा तथा केसरी दो दैनिक समाचार पत्र शुरू किए थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा है, मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन है जहांगीर, बी अकबर, सी अशोक, डी बाबर। आप सभी को पता होगा इसका आंसर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका सही जवाब होगा बी अकबर। आइए इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ अकबर ने अपने शासनकाल के 19वीं वर्ष 1575 के आसपास में किया था। मनसबदारी प्रणाली एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदार और भी शब्द से बना हुआ जिसका अर्थ है पद या रैंक। मनसबदार मतलब मनसब शब्द शासनीय अधिकारियों और सेनापति पद को निर्धारित किया जाता था। मतलब ये ऊंचे रैंक के पद के अधिकारियों और सेनापतियों के लिए नियुक्त किया गया था, जिसे मनसबदार प्रणाली कहते हैं। चौथा सवाल रहा, किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? इसका पहला ऑप्शन है अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बाबर। इसका सही जवाब होगा ए अकबर। तो आइए जजिया कर क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जजिया एक प्रकार का संपत्ति कर है। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुसलमान जनता से वसूला जाता था। इस्लामिक राज्य में केवल मुसलमान को ही रहने का अनुमति थी और यदि कोई गैर मुसलमान उस राज्य में रहना चाहे तो उसे जजिया कर देना होता था। इसे देने के बाद गैर मुसलमान लोग इस्लामिक राज्य में अपने धर्म का पालन कर सकते थे। यानी उस वक्त ऐसा नियम था कि मुस्लिम राज्य में जो भी गैर मुसलमान लोग रहेंगे यानी हिंदू लोग रहेंगे उसे कर देना पड़ता था। तो अकबर ने इस जजिया कर को हटा दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में आ सकती है, बहुत सारे एग्ज़ाम में। सवाल नंबर 5वां रहा, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? ए अशोक, बी राणा कुंभ, सी महाराणा प्रताप या डी अकबर। इसका सही जवाब होगा बी राणा कुंभ। विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ या टावर है। इससे मेवाड़ नरेश राणा कुंभ ने मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी के 3 युद्ध में हराया और उसे अपने जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण 1448 में करवाया। इसे विक्ट्री टावर भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 रहा, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ए पहाड़ी खेरा, बी गोलकुंड, सी मंझकुंड, डी हीराकुंड। इसका सही जवाब होगा बी गोलकुंड। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भारत के गोलकुंड आंध्र प्रदेश के कुल्लर खदान से निकाला गया था। कोहिनूर का अर्थ है रोशनी का पर्वत। ये कई मुगलों और फ्रांसीसी शासकों से होते हुए अंततः ब्रिटिश शासन के अधिकार में लिया गया। अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों ने ये हीरा को अपने कब्जे में अपने खजाने में शामिल कर लिया और इसे इंग्लैंड भेज दिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग
बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7वां, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? इसका पहला ऑप्शन से ए जहांगीर, बी अशोक, सी अकबर, डी शाहजहां। तो चलिए, इसका सही जवाब होगा सी अकबर। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल सम्राट अशोक ने 1569 में बनवाया और मुगल बादशाह अकबर ने 1572 से 1585 के बीच फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाया था। अकबर द्वारा बनाया गया यह फतेहपुर सीकरी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। ये लाल पत्थरों से बना हुआ एक इमारत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? सवाल नंबर 8वां रहा। इसका पहला ऑप्शन है नील व्हेल, बी केकड़ा, सी मगरमच्छ, डी गंगा डॉल्फिन। तो इसका सही जवाब होगा डी गंगा डॉल्फिन। थोड़ा इसके बारे में भी आइए जान लेते हैं। गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव रूप में मान्यता दी थी। गंगा नदी में पाए जाने वाला गंगा डॉल्फिन एक नेत्रहीन जलीय जीव है। प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने इसे एक लुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया है। गंगा डॉल्फिन भारत, बंगाल और नेपाल में पाई जाती है। यह अंधी होती है। ऐसे अगला क्वेश्चन रहा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? ए 1993, बी 1897, सी 1884, डी 1880। तो इसका सही जवाब होगा ए 1793। थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदार के बीच की कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। ये अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10वां रहा, साइमन कमीशन कब भारत आया था? इसका पहला ऑप्शन होगा 2 जनवरी 1933, 5 अगस्त 1920, 10 जून 1919, 3 जनवरी 1928। इसका सही जवाब होगा 3 फरवरी 1928। थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत के बम्बई शहर पहुंचा था। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसी के नाम से साइमन कमीशन रखा गया था। उनका मुख्य उद्देश्य भारत का दौरा करना, संवैधानिक सुधार पर एक व्यापक अध्ययन करना था, ताकि तत्कालीन शासन करने वाले सरकार को सिफारिश दी जा सके। बट ऐसा न हो सका। जैसे ही वो साइमन कमीशन भारत आए तो सभी जगह उसका बहिष्कार होने लगा। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारा लगने लगे। आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।